मतलब हमारे टाइम पे तो सितंबर 25 में पेपर इतना हार्ड आया था कि लोग इतने फ्रस्ट्रेट हो गए। कोई रोए जा रहा है, कोई हंसे जा रहा है यार। लोग अपने पेपर पटक रहे हैं नीचे। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सीए इंटर लॉ मे 26 की स्ट्रेटेजी, जिसको फॉलो करके आपके जो मार्क्स आपको लग रहा है यार इतने ही आ सकते हैं, थोड़े कम आ रहे हैं या कहीं ना कहीं आपको फॉल्ट्स दिख रहे हैं, वो आपके डेफिनेटली सॉल्व हो जाएंगे और आपके मार्क्स बहुत ऊपर में चले जाएंगे। तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड यू आर वाचिंग निखिल चंद्रानी, अ सीए फाइनल स्टूडेंट। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो देखो यार, सबसे पहले कुछ टिप्स की बात करेंगे, उसके बाद मैं आरटीआई एनालिसिस भी इस वीडियो के एंड में ही दिखा दूंगा, क्योंकि मेरे पास अभी इतना टाइम नहीं रहा है कि मैं आपके लिए अलग से आरटीआई एनालिसिस बनाने बैठूं। मैंने इसको इसी वीडियो में कंबाइन कर दिया है, छोटी सी वीडियो रहेगी। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज, भैया मुझे कुछ याद ही नहीं हो रहा, लॉ के अंदर चीजें याद नहीं हो रही, लिमिट्स याद नहीं आ रही, एक्सेप्शंस याद नहीं आ रही। तो देखो यार, एक चीज आपको बताता हूँ। लॉ एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पे रटना तो पड़ेगा ही। स्पेशली आजकल तो वो लिमिट्स, प्रोविजंस, इसके अलावा एक्सेप्शंस। लिमिट्स और एक्सेप्शंस एक ऐसी चीज है जहाँ पे नंबर्स काफी आते हैं। जेल हो सकती है तो कितने साल की होगी, ये प्रिजनमेंट इम्प्रिजनमेंट वाले ईयर्स के बारे में मेंशन होता है लॉ में। तो ये सारी चीजें ना कई कई जगह पे याद रहती है, कहीं कहीं नहीं याद रहती। मेक श्योर करो उसको आप निमोनिक्स या पॉइंट्स के थ्रू स्टोरी फॉर्मेट में याद रखने की कोशिश करो। कि फॉर एग्जाम्पल जैसे सेक्शन 35 था कंपनी लॉ के अंदर, जिसके अंदर क्रिमिनल एक्टिविटी या सिविल एक्टिविटीज का था। एक बार आप चेक कर लेना, मैं इसको कंफर्म भी कर दूंगा। और सिविल एक्टिविटीज था, तो अब उसके अंदर भाई सिविल एक्टिविटी कर रहे हो तो इतना फाइन है, इतनी जेल है। सिविल से याद रखो कि ठीक है, छोटा क्राइम है तो छोटा फाइन है, छोटी जेल है। मतलब छोटे कम सालों की जेल है। ऐसे कुछ याद रखो, मतलब कुछ ना आपको स्टोरी फॉर्मेट या मेमोनिक्स पॉइंट्स के अंदर आपको याद करना पड़ेगा। और याद रखो, इसका और एक तरीका है। मेरे जनरली मैं ये चीज फॉलो करता नहीं, बट मैं आज बता रहा हूँ। मैं 12th तक ये चीज नहीं फॉलो करता था कि मैं पेपर पे लिख लिख के याद करूं, बट लॉ के अंदर आपको कई कई जगह लिखना पड़ेगा। आई स्टिल रिमेम्बर ऑडिट एंड ऑडिटर्स का सेक्शन 143 सेक्शन सब सेक्शन 3, क्योंकि कायदा पूरा उसमें लिमिट्स पॉइंट सब दे रखे थे। बकायदा मैंने उसको पूरा चार्ट बनाया है, मैंने अपनी दीवार पे चिपकाया था। तो ऐसी चीजें आप लोग बना सकते हो, ऐसी चीजें आप लोग ड्रॉ करके अपने सामने चिपका के रोज देख सकते हो। उससे आपका दिमाग सही चलेगा उसके अंदर, और आप अच्छे से चीजों को याद कर पाओगे। तो ये चीज का ध्यान रखना। कोई भी चीज हो आप स्टोरी फॉर्मेट में याद करने की कोशिश करो, या उसे पेपर्स पे लिख के कोशिश करो, या मेमोनिक्स बनाने की कोशिश करो। अब दूसरी चीज की बात करें तो अब हम बात करने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की। मैंने सारे चैप्टर्स जो भी आपके लॉ के हैं उनको एक अलग अलग कैटेगरीज में बांट दिया। बेसिकली तीन कैटेगरीज है। पहली कैटेगरी की बात करते हैं, जहाँ पे वेटेज भी हाई है, लेकिन उसमें एफर्ट्स भी उतने ही हाई आपको चाहिए। व्हाई आई एम सेइंग दिस, ऐसे चैप्टर्स है जहाँ पे याद करने के लिए बहुत कुछ है। चैप्टर्स बड़े वाले मेनली चैप्टर्स मैंने इसमें डाले। पहली चीज प्रोस्पेक्टस अलॉटमेंट, चैप्टर नंबर 3 था। आई एम डैम श्योर आपको ये करना पड़ेगा। इसमें वेटेज भी ज्यादा आता है और इसका एफर्ट भी बहुत ज्यादा लग जाता है, तो ये अच्छे से कर लेना। शेयर्स एंड डिबेंचर्स, आई फील प्रोस्पेक्टस से थोड़ा टिपिकल लगता है शेयर्स डिबेंचर्स किसी किसी को। कुछ पोर्शन इजी है, बट कुछ पोर्शन इसके थोड़े टिपिकल है। अगेन आपको स्टोरी फॉर्मेट में, जैसे बायबैक था उसको स्टोरी फॉर्मेट में करो। और भी कोई सेक्शन है, जैसे सेक्शन 71 डिबेंचर्स है, वो भी थोड़ा टिपिकल है। उसको भी लिख के पॉइंट पे, मतलब पेपर पे लगा के उसको सामने दीवार पे चिपका दो। ऐसे सेक्शंस इंपॉर्टेंट है, उनको अच्छे से आपको करना पड़ेगा। इसके अलावा मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन पर्सनली मुझे लगता है सबसे इजी चैप्टर है, लेकिन इसमें बहुत सारी चीजें याद करने की। मतलब इसमें ना बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है कुछ ज्यादा समझने को, लेकिन इसमें ना याद करने का बहुत कुछ है। लिमिट्स है, ई वोटिंग होगी तो कितना लिमिट चाहिए आपको, मिनिमम कोरम कितनी चाहिए, ये सारी चीजें इसके अंदर होती है। तो ये समझना बहुत आसान है, बस याद करने की चीजें। तो ये थोड़ा, इसलिए मैंने इसमें एफर्ट्स, हाई एफर्ट्स वाले में इसे लिखा है। दो चैप्टर्स और मैंने इसमें डाले हैं, जीसीए, जनरल क्लॉज एक्ट। मे बी काफी जनों को ये डिसेंट वेटेज, डिसेंट एफर्ट्स में भी लग सकता है, क्योंकि काफी जनों को जीसीए इजी लगता है। पर्सनली मुझे लगता था नहीं, जीसीए भी एक ऐसा चैप्टर है जो थोड़ा सा टिपिकल बनता है, कंसिडरिंग मैंने अभी आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया सितंबर 25 में जीसीए और एक एक्ट कोई था जिसका ना मिक्स क्वेश्चन आया था एमसीक्यू में, केस स्टडी बन के। पता नहीं क्या पूछा था भाई, मतलब मे भी हो सकता है काफी जनों ने उसे आंसर किया हो, मेरे को तो नहीं समझ में आया था। तो इट वॉज अ वेरी कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू मी। तो जीसीए थोड़ा सा मेरे को लगता है वेटेज और एफर्ट वाइज थोड़ा ज्यादा ही डालना पड़ता है आपको दोनों तरफ। एंड ऑब्वियसली आपका इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स। ये चैप्टर ऐसा है, मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, ये चैप्टर आप लोग करके जाओ, लेकिन आखिरी दिन करना। भाई नहीं याद रहेगा, ये चैप्टर याद ही नहीं रहेगा। बाकी याद हो जाएगा एक बार को, आईओएस याद नहीं रहता। आईओएस के अंदर श्योम सिंगल सर की RR 4.0 या RR 5.0 की वीडियो देख के चले जाना। उसके अंदर उन्होंने इंपॉर्टेंट चीजें बता रखी है, बस वो करके जाना। आईओएस पूरा नहीं कर सकते आप लोग।
हालांकि आजकल उसका वेटेज ज्यादा आ रहा है, 8 से 10 नंबर का, लेकिन आप, ये एक ऐसा चैप्टर है जिसको आप नहीं कंट्रोल कर सकते बिकॉज इसका कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा है, बस और कुछ नहीं। बाकी टॉपिक्स की बात करें सेकंड कैटेगरी की, जिसमें आपका वेटेज भी डिसेंट है, अच्छा मतलब नॉर्मल वेटेज है, लेकिन और एफर्ट्स भी डिसेंट लगते हैं। इसमें आपका एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स आ गया, इसमें मेनली वो चैप्टर्स है तो थोड़े टिपिकल इतने भी नहीं है, नॉर्मल चैप्टर्स है। एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स आ गया, अकाउंट्स ऑफ कंपनीज आ गया। अकाउंट्स कई कई जनों को थोड़ा सा टिपिकल लगता है कुछ क्वेश्चंस में, बट मेरे हिसाब से इट्स क्वाइट इजी। एक सीएसआर वाला इसमें सेक्शन आता है, अच्छा सेक्शन है वो, तो वो करके सर अच्छे से जाना। ऑडिट ऑडिटर्स हो गया, ऑडिट ऑडिटर्स थोड़ा टिपिकल मैं बोलूंगा, लेकिन ठीक है, उसमें इतना वेट एफर्ट नहीं लगता जितने बाकी उन चैप्टर्स में लग रहा था। इसके अलावा ये तीन ऐसे चैप्टर्स है जिसमें आपका डिसेंट वेटेज भी और डिसेंट एफर्ट्स है। चाहो तो डीए वाले तो दो डिसेंट कैटेगरी से, हाई वेटेज हाई एफर्ट्स और डिसेंट वेटेज डिसेंट एफर्ट्स को आप कंबाइन करके चल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बात करते हैं ऐसे टॉपिक्स की जिनका वेटेज डिसेंट या है, लेकिन उसमें एफर्ट्स कम है, यानी कम एफर्ट्स डाल के ज्यादा आउटपुट निकल सकता है, ऐसे चैप्टर्स हैं। तो व्हाई आई एम सेइंग दिस, ऐसे चैप्टर्स है जो याद करने में आसान है, उनकी बात करते हैं। पहले आपका प्रिलिमिनरी जो आपका चैप्टर नंबर 2 है वो इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा सॉरी, प्रिलिमिनरी आपका चैप्टर 1 है, फिर आपका इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी है चैप्टर 2, रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस बहुत इजी चैप्टर है, आराम से आप 1 से 2 घंटे के अंदर कंप्लीट कर सकते हो। डिक्लेरेशन पेमेंट ऑफ डिविडेंड क्वाइट इजी, आप आराम से कर पाओगे। फॉरेन कंपनी, अगेन फॉरेन कंपनी कौन सा, कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, वो चैप्टर नंबर 11 आई गेस, तो वो आपका है। फिर आपका एलएलपी, देखो यार एलएलपी थोड़ा बड़ा है लेकिन उसमें एफर्ट्स कम है, उसमें आपको याद करने के लिए चीजें है बहुत सारी, लेकिन बहुत ईजी है, तो आपको आराम से वो याद हो जाता है। स्टोरी फॉर्मेट में काफी जनों को याद हो जाता है, नहीं भी होता तो भी याद हो जाता है, बिकॉज आपने फाउंडेशन के अंदर एलएलपी पढ़ा हुआ है। वैसे उससे बहुत बड़ा है एलएलपी, बट उससे सिमिलैरिटी दिखाता है, तो आपको याद होने में थोड़ी आसानी रहती है। इसके अलावा आपका एक फेमा चैप्टर है। फेमा चैप्टर आई फील इसको आप इसमें ही रखो, एफर्ट्स है इसमें बट इतने नहीं। इसमें एक आपका कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन आता है, करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन आता है, वो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। उसमें भी काफी सारे एग्जाम्पल्स बनते हैं, वो सारे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो आप एक बार फेमा को इसी में डालो, मतलब एफर्ट्स यहाँ पे फेमा के अंदर है बट इतने नहीं है जितने बाकी चैप्टर्स के अंदर थे, इसलिए मैंने इसको इसके अंदर रखा है। ठीक है, आप चाहो तो इसे ऊपर की तरफ रख सकते हो, तो इस ऑर्डर में या तो आप इस प्रेप को, आपकी प्रेप को जारी रखो। मे बी अभी जो मैं वीडियो बना रहा हूँ ये ऑलमोस्ट 20 अप्रैल को बना रहा हूँ, तो मुझे पता है कि 15 दिन बाद एग्जाम है, तो आपने ऑलमोस्ट सब कर लिए होगे। जो नहीं किए, जिन्होंने नहीं किए, जिनके थोड़े बहुत भी बाकी चल रहे हैं, इस ऑर्डर में करो। आई गेस उल्टा भी कर सकते हो आप कि भाई मेरे को सबसे पहले इजी वाले करने हैं, फिर आपके बाकी एफर्ट्स लगाओ, नहीं तो पहले एफर्ट्स लगा लो, फिर बाद में कम एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे। ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है, वैसे आप फॉलो कर लेना। अब बात करते हैं तीसरे पॉइंट की। भाई साहब ये तीसरा पॉइंट ऐसा इंपॉर्टेंट है ना, इतने जनों ने गलती की, भाई मैंने खुद गलती की है, तो मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता सकता हूँ। राइटिंग प्रैक्टिस मस्ट है भाई। मेरे टाइम पे मैंने एक चीज करी थी कि यार, शिवम सिंगल सर ने ना एक राइटिंग प्रैक्टिस बैच निकाला था, आई स्टिल रिमेम्बर इट, यूट्यूब पे निकाला था। तो यार मैं ना राइटिंग प्रैक्टिस करता नहीं था, मैं क्वेश्चन लिख के नहीं करता था। जब उनका प्रैक्टिस बैच आया, जितने क्वेश्चन वो कराते थे मैं डेली करता था, और ऑलमोस्ट मान के चलो 15 दिन का बैच है, मैंने 12 से 13 दिन उनको स्ट्रिक्टली फॉलो किया था कि ठीक है मुझे एक क्वेश्चन करना है, मुझे करना है। क्यों? क्योंकि राइटिंग प्रैक्टिस नहीं होती है लोगों की, तो लोगों को इंसान याद तो कर लेगा, लेकिन वहां लिखना क्या है उसे समझ में ही नहीं आएगा यार। इसलिए राइटिंग प्रैक्टिस इज मस्ट, प्लीज 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 राइटिंग प्रैक्टिस करके जाना। 15 दिन आप ज्यादा नहीं कर सकते, बट आप 2 क्वेश्चन रोज प्रैक्टिस कर सकते हो। शिवम सिंगल सर का आई गेस राइटिंग प्रैक्टिस बैच भी वापस आया है। अगर वो फ्री वाला है, मैं एक बार कंफर्म कर दूंगा, अगर मैं होगा तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। राइटिंग प्रैक्टिस बैच फॉलो करो, क्वेश्चन लिख के प्रैक्टिस करो, आपके मार्क्स में इंप्रूवमेंट अपने आप दिखेगा, आपको समझ में आएगा राइटिंग प्रैक्टिस में कैसे लिखना है। क्योंकि कैसे लिखना होता है कि भाई आपका सबसे पहले प्रोविजन, उसके बाद एनालिसिस, फिर कंक्लूजन, ये 3 पोर्शंस में आपको ये पूरा आंसर को प्रेजेंट करना होता है। तो ये चीज का आप लोग ध्यान रखें। चौथी चीज भैया, मॉक टेस्ट लेके जाना। चाहे आप मैं शुभम सिंगल सर का नाम बार बार इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि मैक्सिमम लोग शुभम सिंगल सर के लेक्चर्स लॉ के प्लस फॉलो करते हैं, काफी अलग अलग भी करते हैं, बट मैं पर्सनली बता रहा हूँ कि मेरे काफी फ्रेंड्स, ऑलमोस्ट सारे फ्रेंड्स ने एक ही फॉलो किया था। तो या तो आप शुभम सिंगल सर का मॉक टेस्ट सीरीज है वो दे सकते हो, आईसीआई का मॉक टेस्ट सीरीज है एमटीपी, उसमें से कोई एक देके जा सकते हो, लेकिन एक पेपर मिनिमम आप देखे जाना 3 घंटे बैठ के। इससे क्या होगा, आपका माइंडसेट, एग्जाम माइंडसेट रेडी हो जाएगा कि ठीक है यार, क्योंकि लॉ के एग्जाम में प्रेशर एक बहुत बड़ी चीज है। प्रेशर अच्छा किस चीज का होता है पता है आपको? टाइम प्रेशर होता है। यार मैं पेपर लिख रहा हूँ, पेपर लिखूंगा कंप्लीट कब करूंगा, क्योंकि 3 घंटे ही है, वो 3 घंटे कब निकलेगा आपको नहीं पता चलेगा। तो इसलिए आपको एग्जाम माइंडसेट रेडी होने के लिए एक मॉक टेस्ट देना जरूरी है।
अच्छा, मॉक टेस्ट के मार्क्स अगर कम आ जाए प्लीज डीमोटिवेट मत होना। आपकी जो भी गलतियां हैं आप उसको लिख के वापस रिजॉल्व करो, आप अच्छे से एग्जाम देकर आओगे। पॉजिटिव माइंडसेट रखना हमेशा जरूरी है। अच्छा, ये चीज मैंने शुरू में बताई कि आपको लिमिट्स और एक्सेप्शंस नंबर्स याद रखना, ये काफी बार ना एमसीक्यूज में आ जाते हैं। इसलिए फोकस ऑन लिमिट्स एंड नंबर्स फॉर एमसीक्यूज। एमसीक्यूज के लिए ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। जितने भी लिमिट्स है, कोरम में कितने मिनिमम मेंबर्स प्रेजेंट होने चाहिए, ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखने। ऐसे छोटे छोटे पॉइंट से एमसीक्यू बन जाते हैं। तो ये चीज का आप लोग ध्यान रखना। अगली बात करें, फोकस ऑन लीस्ट फोकस टॉपिक। भाई साहब, ये ऐसा पॉइंट है ना, ये मेरे पर्सनली मुझे हिट किया था। एक टॉपिक आता है हमारे चैप्टर का नंबर नाम तो याद नहीं है, बट एसबीओ। एसबीओ नाम का एक टॉपिक है हमारा, एक सेक्शन था, सेक्शन 131 था, आई एम नॉट श्योर, बट ऐसा कोई सेक्शन था। क्या होता है ना वो, मतलब आप मानो कि वो कभी आया ही नहीं एग्जाम। तो हम भी जब पढ़ रहे थे ना तो उससे नॉर्मली पढ़ लिया कि ठीक है एसबीओ क्या होता है, उसका प्रोसेस क्या होता है। याद करने का हमने इतना एफर्ट नहीं किया उसके अंदर। पता चले सितंबर 25 में वही क्वेश्चन पूछ लिया, आज तक नहीं पूछा, उस अटेम्प्ट में पूछ लिया। तो ये चीज आजकल हो रही है आईसीआई के साथ। मैं पिछले एक दो अटेम्प्ट से देख रहा हूँ, ये ऐसी चीजें पूछ रहे हैं जो आज तक नहीं पूछी। एडवांस अकाउंट्स में मैंने आपको वीडियो में बताया था कि भाई AS17 कई अटेम्प्ट से नहीं आया, अचानक से 8 नंबर में उठ के आ गया। वो अच्छा था, वो किस्मत अच्छी थी कि वो कर पाया, बट एसबीओ वाले क्वेश्चन में मेरे को इतना आता भी नहीं था, थोड़ा बहुत लिखा जो लिखा, वो वाला हाल था। तो ये चीज का आप ध्यान रखना, जो लोग नहीं पढ़ के जाते हैं प्लीज इस बार आप, हर बार बोलते हैं ना सबकी, यार ये टॉपिक छोड़ के चले जाओ, आईओएस चल मैं अभी भी कह सकता हूँ, लेकिन बाकी टॉपिक्स पे आप कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। कई बार जो छोटे छोटे सेक्शंस हो गए ना, मैं ये नहीं कह रहा कि बस एक लाइन लिखे वो भी पढ़ के चले जाओ, वो नहीं। लेकिन छोटे छोटे सेक्शन जहाँ पे लोगों की नजरें नहीं जाती, वो सेक्शन से क्वेश्चन कई बार आ जाते हैं। तो इसलिए उन फोकस करना, उनके ऊपर भी आप लोग फोकस करते हुए चलो। भैया पेपर अटेम्प्ट कैसे करें? देखो यार, अकाउंट्स और लॉ या कोई भी सब्जेक्ट हो, ऑलमोस्ट सिमिलर स्ट्रैटेजी रहती है। टैक्स के अंदर थोड़ी स्ट्रैटेजी कोशिश करूंगा कि अब मैं थोड़ी अलग स्ट्रैटेजी बना के लाऊं, क्योंकि टैक्स का पेपर कंप्लीट नहीं होता। लॉ में भी कई बार पेपर कंप्लीट नहीं होता, तो मेरा भी नहीं हुआ था पर्सनली, क्योंकि हमारे टाइम पे तो पेपर इतना लंबा आया था, लोग इतने फ्रस्ट्रेट हो गए, या तो आप रो रहे हो या एकदम हंस रहे हो, वो वाली सिचुएशन हो गई थी। मेरा तो चलो बीच में था, बट मैं ऐसे वहां पे लोगों को देखा था लिटरली पेपर पटक रहे भाई। इतना फ्रस्ट्रेटिंग पेपर था। मेनली उसका थ्योरी पेपर इतना फ्रस्ट्रेटिंग नहीं था, बट उसका जो एमसीक्यू पेपर था भाई साहब, उसका एमसीक्यू पेपर अलग ही बनाया था उन्होंने उस अटेम्प्ट में। आप देखना कभी September 25 के एमसीक्यू। ऑल्दो मेरे उसमें से 22 नंबर आए थे, भगवान की दया है कि मेरे 22 नंबर आ गए, नहीं तो 22 नहीं आते तो मैं जीत गया था। तो अटेम्प्ट कैसे करे पेपर, देखो मेरा पर्सनल ओपिनियन है, बाकी आप अपनी स्ट्रैटेजी फॉलो कर सकते हो। मेरी स्ट्रैटेजी ये रही थी कि दो क्वेश्चन पहले 14-14 नंबर के, 14 नंबर के 5 क्वेश्चन आते हैं, दो क्वेश्चन आपके पहले, अच्छा उसमें भी सब पार्ट्स आते हैं, वो चीज का ध्यान रखना। तो 14 मार्क्स के दो मेन क्वेश्चन शुरू में कर लो, उसके बाद जाओ एमसीक्यूज पे। एमसीक्यूज पे जाने पे आपने एमसीक्यूज कंप्लीट कर लिया, तो 1.5 घंटे के अंदर अगर आपके 28 + 20, आपके 28 + 30, अगर आपके 58 मार्क्स का भी पेपर कवर हो रहा है, इट्स फाइन। उसके बाद आपका 1.5 घंटा बचेगा, 1.5 घंटे में आराम से आप 3 क्वेश्चन और कर लेना, या फिर आप 3 पहले क्वेश्चन कर लो, उसके बाद एमसीक्यू करो, फिर 2 बड़े क्वेश्चन कर लो। 2 या 3 आपको शुरू में पहले करने पड़ेगा। अच्छा, ये स्ट्रैटेजी मेरे केस में क्यों काम करी थी, मैं आपको एक चीज और बताता हूँ। मेरे केस में हुआ ये था ना, जिन्होंने पहले एमसीक्यू उठाए ना, उनकी देख के उन्हें डर लग गया भाई। एमसीक्यू आए थे टिपिकल, जब मैंने बीच में उठाए ना एमसीक्यू, मुझे समझ में आ गया था भाई, अच्छा है नहीं शुरू में उठाए, नहीं तो कॉन्फिडेंस यहाँ से यहाँ चला गया। भाई जब आप 14-14 नंबर के क्वेश्चन करके आ रहे होते हो, आपको पता है यार मैंने 28 नंबर का पेपर किया है, एमसीक्यू शांति से करूंगा, कॉन्फिडेंस हल्का बिल्ड हो चुका होता है। बिना कॉन्फिडेंस के एमसीक्यू पे कूदे ना लोग जो सितंबर में, वो तो वैसे भी गए, नाराशाही हो गए थे उधर ही। ऐसे भी क्वेश्चंस होते हैं। हम जब हमें बीच में झटका इतना ज्यादा लगा, तो उनको शुरू में कितना झटका लग सकता है वो सोचो। तो इसलिए चीज का ध्यान रखना। ऐसा कोई पेपर अटेम्प्ट स्ट्रैटेजी, या तो 2 या 3 क्वेश्चन पहले कर लो, फिर एमसीक्यूज करो, उसके बाद बाकी बचे हुए क्वेश्चन करो। इससे आपका पेपर कंप्लीट होने के चांसेस सबसे ज्यादा रहेंगे। हमारे टाइम पे पेपर लेंथी था, आई होप May 25 का पेपर इतना लंबा ना आए। ठीक है, अब बात करते हैं गाइस आरटीआई एनालिसिस। आरटीआई एनालिसिस के लिए मेरे पास अपना पेपर पड़ा है, लेट मी शो यू। ये मेरा पेपर है, मैंने आरटीआई करा था, मैंने मंगाया था। 442 से यहाँ पे मार्क्स हाइड हो रहे हैं, बट मैं आपको दिखा देता हूँ मार्क्स, ये देखो, 17 में से 19.5। मतलब मेरे में हिम्मत है कि मैं आपको ये मार्क्स दिखा रहा हूँ। उसका रीजन ये है कि यार देखो, मैं चाहता तो ये आरटीआई नहीं दिखा सकता था, मेरे खुद के 20 नंबर आए, मैं आपको क्या दिखाऊंगा। लेकिन इसमें मैं छोटी छोटी बातें बताऊंगा जिससे कि थोड़ा बहुत आपके ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा। अच्छा, मैं बता देता हूँ, मेरे लॉ के अंदर 48 मार्क्स आए थे, और 48 कैसे आए मैं बता रहा हूँ।
19.5 यानी 20 राउंड ऑफ यहाँ पे हो गए। 22 आए थे मेरे एमसीक्यू में यानी 42। और हर किसी को सितंबर 25 में 6 नंबर का बोनस मिला था। कोई क्वेश्चन गलत था इसमें तो 6 नंबर का ग्रेस मार्क्स सबको मिला। इसलिए मेरे 48 मार्क्स बने थे। आई एम टेलिंग यू ऑनेस्टली, क्योंकि मुझे लगता है कि वो ज्यादा बेटर है कि मैं सही सही दूंगी। ठीक है, और ये चीज मेरे साथ सितंबर 24 में भी हुई है। मतलब हमारा सितंबर बैच ऐसा रहा है, सितंबर 24 में आया सीए फाउंडेशन का टफेस्ट पेपर आया। उस टाइम पे इंटर भी टफेस्ट ही आया था सबका। इंटर तो ओवरऑल ही हार्ड आया था सितंबर 24 में। उसके बाद सितंबर 25 में घुसे, तो सितंबर 25 में आके पता चला कि भाई लॉ का वापस टिपिकल आ गया। तो हमारे टाइम पे तो लॉ टिपिकल ही आता है, तो हमने लॉ टिपिकल ही देखा है। नहीं तो इस बार मैं आपको बताऊं, फाउंडेशन की लॉ मुझे सीरियसली थोड़ी हार्ड लगती थी। इंटर की लॉ इजी है भाई, इंटर की लॉ इतनी हार्ड नहीं है। उन्होंने पेपर हार्ड बना दिया हर बार। नहीं तो इस बार तो हम सब शिवम सिंगल सर के स्टूडेंट्स हर बार अगर नॉर्मली पढ़े ना, आराम से आप एग्जामेशन ला सकते हो। बट मेरी किस्मत थी या पेपर ऐसा था कि मैं नहीं ला पाया। मेरी भी कहीं ना कहीं गलती थी, कभी नहीं ला पाया। नहीं तो लोग तो इसमें भी ले आए। तो देखो, 70 में से 20 मेरे इसमें आए। 20 कहाँ आए देखो, पहले क्वेश्चन के अंदर मेरे को 14 में से 1.5 मिला है। क्यों? क्योंकि मैंने ये अटेम्प्ट ही नहीं किया, ये भी अटेम्प्ट नहीं किया। मैंने सिर्फ एक 5 नंबर का क्वेश्चन मेरे को नहीं किया था। ठीक है, मैंने वैसे इस शुरुआत 6 क्वेश्चन से करी थी, क्योंकि मुझे सबसे इजी वही लगा था शुरू में। ये देखो, 6 क्वेश्चन। देखो 6 क्वेश्चन में मेरे को कितने मिले मैं आपको बता देता हूँ। 5.5 मिले। मैंने ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट किए। पहले पार्ट के अंदर मुझे 5 में से एक ही दिया है, यही एक दिया है। इसके अलावा मैंने शायद प्रोविजन गलत लिख दिया था, इसकी वजह से हाँ मैंने कुछ प्रोविजन या पॉइंट गलत लिख दिया था, तो पूरा ही काट दिया। या ऐसे वाले ऐसे में ऐसे ही कट मार्क्स कटिंग होती है। सॉरी टू से ऐसे ही होता है। फिर बी पार्ट के अंदर 5 में से 2 आए हैं। अब गलतियां यही हुई है, मेरी जो गलती हुई मैं आपको बता रहा हूँ। मेरी गलती तो यही हुई कि मैंने उस पॉइंट को गलत इंटरप्रेट किया, तो मैंने गलत ही पॉइंट लिख दिया। बाकी एज पर प्रोविजन ये वाला जो 5 में से 2 मिले, ये भी ठीक है, इसमें भी गड़बड़ तो हुई है। अब बात करें सी पार्ट की। अब सी पार्ट देखो यार, तुम्हें ना थोड़ा हॉच पॉच लगेगा, क्योंकि उस टाइम पे मेरे माइंड में चल रहा था यार पेपर थोड़ा टिपिकल आ रहा है, हल्का हल्का फील हो गया था, उस वजह से हुआ। लेकिन फिर भी मेरे को इसमें 4 में से 2.5 मिल गए। दैट्स अ परफेक्ट क्वेश्चन, क्योंकि मेरे यहाँ पे गलती इन्होंने कोई नहीं रखी। तो याद रखना, आपको परफेक्ट क्वेश्चन में 4 में से 2.5 3 मिलेंगे। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जल्दी समझते नहीं है। 4 में से परफेक्ट क्वेश्चन के अंदर आपको 2.5 3 नंबर मिलेंगे। मेरे को 2.5 मिले, तो ये एक परफेक्ट क्वेश्चन है जिसमें भाई देखो, एक चीज याद रखना, हमेशा सेक्शन नंबर जो भी आप लिख रहे हो, अच्छा सेक्शन नंबर आपको तभी लिखना है जब आप श्योर हो कि यही सेक्शन नंबर है। अगर आपने गलत सेक्शन नंबर लिखा, गलत हो जाएगा। इसलिए सेक्शन नंबर आप तभी मेंशन करोगे जब आपको प्रॉपर क्लैरिटी हो कि अच्छा ये वाला टॉपिक का ये सेक्शन। ठीक है, उसको अंडरलाइन करते हुए चलोगे, एक्ट को अंडरलाइन कर सकते हो। इसके अलावा जो भी आपके की की टर्म्स है, उन्हें आप हमेशा अंडरलाइन करते हुए चलना है आंसर में। और मैंने आंसर थोड़ा हॉस्पॉच लिखा है, पर्सनली बोलूंगा थोड़ा नीट एंड क्लीन लिखना, थोड़ा सा फैला के मतलब ऐसा नहीं कि एक लाइन में सिर्फ 4 वर्ड लिख रहे हो, ऐसा भी नहीं है। एक लाइन में 5 से 6 वर्ड चलेंगे, लेकिन उसको अच्छे से फॉर्मेट करके लिखना, ब्लैक पेन से ही लिखना है। ये भी चीज का आप लोग ध्यान रखना। तो मैं इसको आरटीआई दिखा रहा हूँ, मैं इसको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, गूगल ड्राइव में अपलोड करके आप लोग चेक कर सकते हो। ये देखो, अब ये जैसे थर्ड क्वेश्चन है। हाँ थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन में मुझे 14 में से 4 ही मिले। अब इसमें भी मेरे को पहले क्वेश्चन में 2 में से 5 मिले। तो यहाँ पे देखो, ये थोड़ा नीट एंड क्लीन हल्का हल्का आपको लगेगा। ये आपका मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन का क्वेश्चन था, सेक्शन नंबर पढ़ के याद आ रहा है। तो ये क्वेश्चन आप देख सकते हो। उसके बाद बी पार्ट था, तो बी पार्ट में भी मुझे 5 में से 2 ही मिले। यहाँ पे भी मैंने वही प्रोविजन की गड़बड़ की है। ये आपके ओवरऑल चीजें हैं। मैं आरटीआई इतना नहीं दिखा पाऊंगा, मतलब दिखा दूं मेरे को चलेगा, लेकिन आप देख सकते हो इस आरटीआई से आपको एक चीज तो पता चल सकती है कि मैंने गलतियां बहुत की है। आप देखोगे मेरी प्रैक्टिस, टू बी ऑनेस्ट मेरी राइटिंग प्रैक्टिस कहीं ना कहीं इसकी वजह से ही हैम्पर हुआ है ये चीज। नहीं तो मैं अच्छा ही कर पाता। लेकिन अगेन इट डिपेंड्स, मैंने शुरू के 3 क्वेश्चन पहले किए थे, उसके बाद एमसीक्यूज किए थे, फिर मैंने 2 क्वेश्चन किए थे। शुरू के 3 क्वेश्चन पे मुझे सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंस था, मैंने वो क्वेश्चन अटेम्प्ट किए। आई स्टिल फील मैं बहुत कम नंबर लाया हूं। आगे जब मैं आपको टैक्स दिखाऊंगा तो फिर तो आप मुझे कुछ छोड़ो, मैं टैक्स का तो बाद में बताऊंगा आपको। बट पर्सनली आई फील कि चीजें अच्छे से करना वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं कम ला पाया लॉ के अंदर क्योंकि मेरी शायद उतनी तैयारी नहीं थी। बट मैं चाहता हूँ कि जितने लोग ये वीडियो देख रहे हैं, एक गलती से सीखना, पॉइंट्स अच्छे से मेंशन करो, सारी चीजें करेक्ट मेंशन करोगे, तो आपको 70 में से 35 भी देगा वो, देगे। नहीं करोगे 70 में से 20 पे अटका देगा। फिर आपके पास एक ही ऑप्शन बचता है, एमसीक्यू में टॉप स्कोर कर लो। इससे ये होगा कि आपका ओवरऑल स्कोर 40 प्लस चला जाएगा। ठीक है, जिनको पास होने की टेंशन है।
बाकी जिनको एग्जामेशन लानी है गाइस, आप आराम से ला सकते हो, अगर आपने क्वेश्चन के आंसर्स ढंग से लिखे। लिखने का तरीका यही है। मेरी जो मैक्सिमम गलतियां, मैं आपको एक लिटिल बात बताऊं, मेरी प्रेजेंटेशन में गलतियां नहीं, मेरी गलती थी पॉइंट्स लिखने में, कि मुझे क्या लिखना है। कई बार वो पॉइंट्स मेरे को याद नहीं आए, या फिर ऐसे पॉइंट्स थे जो मैं गलत इंटरप्रेट करा। तो मुझे मेन पॉइंट्स की दिक्कत थी, इसकी वजह से मेरे मार्क्स कटे हैं मैथ्स में। और ये चीज मेरे साथ ऑडिट में भी हुई है, मेरे साथ लॉ में भी हुई है। टैक्स में तो इट्स अ डिफरेंट स्टोरी, बट लॉ और ऑडिट के अंदर यही चीज है, मेरे साथ गलतियां, मेनली मेजर गलतियां हुई। मैं चाहता हूँ ये चीज आप लोगों के साथ ना हो। मेक श्योर करना आप आरटीआई एक बार देख सकते हो, आपको जो सही लगे आप उसमें से एनालिसिस निकाल सकते हो। तो ठीक है, ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, बिकॉज और चैप्टर और वीडियोस का कंटेंट आने वाला है। टैक्सेशन की स्ट्रेटजी आएगी, इसके अलावा 3 और जॉब की कॉस्टिंग, कॉस्टिंग में मेरे बहुत अच्छे नंबर आए थे, वो मैं आपको दिखाऊंगा एक्सटेंशन वाली कॉपी। उसके अलावा फिर आपके एफएमएसएम और ऑडिट का पेपर बचेगा, उसकी आपको कॉपीज लगेगी। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही था। तो मैं मिलता हूँ आपसे किसी और नई वीडियो में। टिल देन गुड बाय, दिस निखिल चंदनानी, सीए फाइनल स्टूडेंट, साइनिंग ऑफ। पढ़ लो, ऑल द बेस्ट, अच्छे से पढ़ना और धूम मचा लेना। बाय।